ऑयल में 10% हिस्सा बेचेगी सरकार। फरवरी में आ सकता है ओएफएस। सरकार ने जारी किया कैबिनेट नोट। आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। दिसंबर में खाद्य महंगाई दर में आया जोरदार उछाल। 0.6% से बढ़कर 5.25% पर पहुंची। होलसेल महंगाई दर में हल्की बढ़त, तो क्या दरें घटने की संभावना को लगा है झटका, जानेंगे बुलेटिन में आगे। महंगाई दर में आई बढ़ोतरी के बाद बाजार पर बढ़ा दबाव। सेंसेक्स करीब 80 पॉइंटों का। मेटल और ओएमसीज में तेज गिरावट। आईटीसी भी 3.5% फिसला। इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर सारे हैं, पर्टिकुलरली आपके ऑटोमोबाइल है वो अच्छा करेगा, बैंकिंग अच्छा करेगा। निफ्टी टारगेट फॉर द ईयर एंड स्टिल रिमेन्स 9600। लंबी अवधि में शेयर बाजार देगा सबसे दमदार रिटर्न। जानकारों को इस वक्त किन शेयरों पर है भरोसा, देखिए आवाज एट 9 में आगे। वर्ल्ड बैंक ने ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ का अनुमान घटाया। दुनिया भर के शेयर और कमोडिटी बाजारों में आई गिरावट। कॉपर 6 साल के निचले स्तर पर। अमेरिकी बाजार 1% तक लुढ़के। आईटी सेक्टर ने वित्त मंत्री के सामने रखी बजट मांगे। कहा देश में सुधरे बिजनेस का माहौल, स्टार्टअप्स को भी बढ़ावा देने पर होना चाहिए जोर। रिद्धि सिद्धि बुलियन को लगा करारा झटका। डीजीएफटी ने रद्द किया कंपनी का इंपोर्ट लाइसेंस। 100 करोड़ का जुर्माना भी लगा। वीडियोकॉन की मोबाइल कारोबार में 49% तक हिस्सा बेचने की तैयारी। कई कंपनियों से चल रही है बातचीत। सीएनबीसी टीवी 18 की एक्सक्लूसिव खबर। स्पाइसजेट जल्द ही मार्केट रेगुलेटर सेबी को सौंप सकती है रिवाइवल प्लान। विदेशी निवेश 25% से बढ़ने की हालत में ओपन ऑफर से मांग सकती है छूट। आवाज एक्सक्लूसिव। नेता से लेकर अभिनेता मकर संक्रांति के उत्साह में डूबे। राजधानी में पासवान के घर मंत्रियों के साथ पहुंचे मोदी। पतंगबाजी का लुत्फ उठाने अहमदाबाद पहुंचे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज एट 9। मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। नमस्कार, मैं हूं कविता थत्रियाल। आगे बढ़ते हैं, डालते हैं नजर कुछ और सुर्खियों पर। सिंगल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़ी कर्नाटक की सभी मंडियां। सीएनबीसी आवाज की खास पेशकश। कृषि महाकुंभ में पूरे देश की मंडियों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाने का सुझाव। आई थिंक यू आर लीडिंग विद अ ब्राइट टॉर्च ऑलरेडी। आप बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर रहे हो, बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। 10 साल पूरे होने के मौके पर आवाज के दर्शकों ने दी बधाई। आवाज एंटरप्रेन्योर और मास्टरप्रेन्योर को बताया उभरते हुए स्टार्टअप्स के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म। ग्राहकों को मिल सकता है गिरते कच्चे तेल का फायदा। कल तेल कंपनियां घटा सकती हैं पेट्रोल डीजल के दाम। येस बैंक ने जारी किए उम्मीद से बेहतर नतीजे। तीसरी तिमाही में बैंक का मुनाफा 30% से ज्यादा बढ़ा। एनआईआई में भी अनुमान से ज्यादा उछाल। कल आएंगे दिग्गज आईटी कंपनी टीसीएस के Q3 नतीजे। मुनाफा 3.9% बढ़ने का अनुमान। सुप्रीम कोर्ट ने गंगा सफाई के मुद्दे पर केंद्र को लगाई फटकार। पूछा क्या अपने कार्यकाल में सरकार कर पाएगी गंगा की सफाई। केंद्र ने 2018 तक गंगा को साफ करने का वादा किया। और जैसे जैसे कारोबारी साल खत्म होने की ओर बढ़ रहा है, सरकार विनिवेश की योजना पर भी तेजी से कदम बढ़ा रही है। और सीएनबीसी आवाज को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि सरकार ने इंडियन ऑयल में 10% हिस्सेदारी बेचने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। इंडियन ऑयल में हिस्सेदारी ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस के जरिए बेची जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, विनिवेश प्रोग्राम रफ्तार पकड़ रहा है। इंडियन ऑयल की डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर क्या डिटेल्स निकल कर आ रही है? देखिए, हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक सरकार इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी आईओसीएल में अपनी 10% हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर चुकी है। और इसके तहत सरकार के पास जो भी हिस्सेदारी है आईओसीएल में वो है 68.57%। सरकार अब इसमें से 10% अपनी हिस्सेदारी बेच लेगी। इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। वित्त मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी भी दे दी है, लेकिन इस प्रस्ताव को अमल में लाने से पहले कैबिनेट की मंजूरी जरूरी होती है। लिहाजा सरकार ने इसके लिए एक कैबिनेट ड्राफ्ट नोट जारी किया है जो संबंधित मंत्रालयों के पास भेजा है। 26 जनवरी तक संबंधित मंत्रालयों से राय देने को कहा गया है। उनकी राय आने के बाद 26 जनवरी के बाद जो कैबिनेट की अगली बैठक होगी, सीसीए की जो अगली बैठक होगी, उसमें इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की पूरी संभावना है। उसके बाद अगले महीने यानी फरवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में सरकार आईओसीएल
में हिस्सेदारी बेचने को लेकर ऑफर फॉर सेल ला सकती है। सरकार को भरोसा है कि मौजूदा बाजार कीमत के हिसाब से देखें तो आईओसीएल में 10% हिस्सेदारी बेचकर करीब 8100 करोड़ रुपए जुटाए जा सकेंगे और बाजार से बेहतर रिस्पांस भी मिलेगा, क्योंकि सरकार इससे पहले डीजल डिकंट्रोल कर चुकी है, पेट्रोल डिकंट्रोल कर चुकी है, डायरेक्ट कैश सब्सिडी दे रही है। इससे भी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की हालत काफी बेहतर हो रही है। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट की वजह से ओएमसीज की हालत पहले से अच्छी हो चुकी है। लिहाजा अभी अगर सरकार आईओसीएल में हिस्सेदारी बेचती है तो निवेशकों की तरफ से अच्छा रिस्पांस मिलेगा और यही वजह है कि आईओसीएल में हिस्सेदारी बेचने को लेकर सरकार काफी सक्रिय हो गई है। शुक्रिया लक्ष्मण। दिसंबर में थोक महंगाई दर के आंकड़े अनुमान से बेहतर रहे हैं, लेकिन खाने पीने की चीजों की महंगाई दर में तेज उछाल ने चिंताएं फिर से बढ़ा दी है। दिसंबर में WPI महंगाई पर हमारा अनुमान 0.3% का था, लेकिन ये 0.11% ही आई है। लेकिन खाद्य महंगाई दर करीब आधे % से बढ़कर 5.25% पर पहुंच गई है। प्राइमरी आर्टिकल्स की बात करें तो इसकी महंगाई नेगेटिव 1% से बढ़कर 2% के पार निकल गई है। हालांकि कच्चे तेल में लगातार गिरावट का असर फ्यूल और पावर ग्रुप की महंगाई पर देखने को मिला है। दिसंबर में इसकी महंगाई दर नेगेटिव करीब 5% से गिरकर नेगेटिव 0.8% पर पहुंच गई है, यानी कीमतें बढ़ी नहीं बल्कि गिरी हैं। वही मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट की महंगाई दर भी 2% से गिरकर 1.5% के करीब आ गई है। और जेपी मॉर्गन इंडिया की सीईओ कल्पना मोरपारिया की माने तो रिजर्व बैंक जल्द ही ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। उनके मुताबिक मार्च या मई जून तक ब्याज दरें कम होने का सिलसिला शुरू हो सकता है, जिसका सीधा फायदा आम लोगों को मिलेगा। हमारा ये मानना है कि 2015 में शायद ये साइकिल मार्च में शुरू हो या मई जून में शुरू हो, पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी लोअर इंटरेस्ट रेट्स के तारीफ में जाएंगी। इसीलिए जो अपनी आम जो आदमी है, खास करके जो सैलरीड क्लास है, उनके EMI जो वो मंथली इंस्टॉलमेंट देते हैं अपनी गाड़ी खरीदने के लिए या घर खरीदने के लिए, वो भी जरूर कम होने देखेंगे हम। यस बैंक को लग रहा है कि रिजर्व बैंक फरवरी की पॉलिसी में दरें घटा सकता है। हालांकि बैंक अप्रैल से पहले कर्ज सस्ता करने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। आरबीआई को रेट काटने पड़ेंगे, उसके लिए हमारी उम्मीद अभी बनी हुई है कि आरबीआई फरवरी में भी शायद रेट काटने का पहला स्टेप लेगा। उससे रेट्स में कमी जरूर आएगी, डिपॉजिट रेट्स में भी और लोन रेट्स में भी। लेकिन मेरी उम्मीद ऐसी है कि लोन रेट्स अप्रैल से पहले शायद कम नहीं होंगे, अप्रैल के महीने से पहले शायद कम नहीं होंगे। लेकिन दोनों में एक तरह से ट्रेंड यही रहेगा कि रेट्स नीचे आने वाले ही हैं। तो बैंकर्स और जानकारों को लग रहा है कि फरवरी मार्च तक दरें घटनी चाहिए, लेकिन क्या वाकई रिजर्व बैंक के पास इसकी गुंजाइश है? इसी पर बात करते हैं आवास के बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या से। प्रदीप, होलसेल महंगाई दर के आंकड़ों को देखकर क्या ऐसा लग रहा है कि रिजर्व बैंक के लिए दरों में कटौती का रूम है? इस सवाल का जवाब दूं इसके पहले मैं आपको बताऊं कि आंकड़ों की एक खासियत होती है कि आप चाहे जैसे उसको देख सकते हैं अपने नजरिए से, और जैसे कि कहते हैं इंग्लिश में कि झूठ होता है, सफेद झूठ होता है और आंकड़े होते हैं। तो महंगाई जीरो तो नहीं है, हम सब बाजार जाते हैं, हमें पता है कि दाम तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन कहां बढ़ रहे हैं और कहां नहीं बढ़ रहे हैं, इसको अगर आप करीब से देखें, 3 सेगमेंट्स होते हैं WPI के। एक है प्राइमरी आर्टिकल्स जिसमें फूड भी शामिल है, दूसरा है फ्यूल पावर जिसमें खासतौर पे क्रूड का असर होता है, और तीसरा है मैन्युफैक्चर्ड। तो अगर आप क्रूड वाले चीज को निकाल दें, यानी फ्यूल पावर को निकाल दें, तो महंगाई दर आपकी आएगी तकरीबन 1.5 से 1.25% दिसंबर के लिए। लेकिन जो क्रूड का आंकड़ा है उसकी वजह से जो ऑयल का आंकड़ा है वो इतना ही माइनस है, यानी -1.5 है, तो प्लस माइनस होकर के ये दोनों निगेट हो जाता है। ये मैं वेटेज के हिसाब से एडजस्ट करके आपको बता रहा हूं। लेकिन ये जो क्रूड का फैक्टर आज यहां पर आपको निगेटिव दिख रहा है, हो सकता है कि इसमें वैसे ही तेज उछाल देखने को मिले। अगर आप देखें तो पिछले साल इसी वक्त ये +11 हुआ करता था, तो बहुत वोलेटाइल है, इसके ऊपर तो आप डिपेंड रह नहीं सकते। जैसे आपने कहा कि फूड एक इंपॉर्टेंट आइटम है, और फूड की महंगाई दर इस वक्त तक अगर आप देखें अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक करीबन 8% खाने पीने की चीजों के दाम बढ़े हैं, यानी साल दर साल जो सालाना महंगाई दर है वो अभी भी शायद डबल डिजिट में ही है। तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अब आरबीआई गवर्नर के सामने सवाल यह है कि क्या उनके ब्याज दरों के बढ़ाने घटाने से फूड इन्फ्लेशन पे कोई फर्क पड़ता है, उनको मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से जो महंगाई चलती है वो है मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स की, और वहां पे आप देखिए तो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक केवल 0.5% दाम बढ़े हैं।
WPI में 2/3 वेटेज मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स का होता है और वहां पर दाम केवल 0.5% बढ़ रहे हैं। यही वो सेगमेंट है जिसको RBI इन्फ्लुएंस करता है, तो इन्फ्लुएंस जितना होना था हो चुका, अब इससे और ज्यादा आप कुछ कर सके ऐसा लगता नहीं। तो अब रेट ना घटे इसका कोई कारण नहीं है, लेकिन अभी एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि RBI गवर्नर महंगाई देख करके तो फैसला लेने वाले ही नहीं है। वो 2 चीजें देखने वाले हैं। पहली कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में क्या कोई बड़ी ऐसी घटना होने वाली है जिसकी वजह से रुपए पर दबाव पड़े। दूसरा सवाल जो वो जानना चाहते हैं वो ये है कि क्या FRBM के तहत सरकार ने जो घाटे का लक्ष्य रखा है वो उसको मीट कर पाएंगे, यानी 4.1% चालू वित्त वर्ष के लिए और 3.6% अगले वित्त वर्ष के लिए। इन दोनों चीजों पर जब उन्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो वो रेट कट का फैसला ले लेंगे। कच्चे तेल की कीमतों में जारी गिरावट का फायदा लोगों को देने के लिए सरकारी तेल कंपनियां गुरुवार को डीजल और पेट्रोल की कीमतों में कटौती कर सकती हैं। कच्चे तेल में गिरावट के कारण तेल कंपनियों की ओवर रिकवरी बढ़ रही है और सूत्रों के मुताबिक डीजल पर 1 जनवरी से अब तक 5 से 5.5 रुपए की ओवर रिकवरी है, वहीं पेट्रोल पर 6.5 रुपए की ओवर रिकवरी है। आपको बता दें कि कच्चे तेल की कीमतें जून के अपने ऊंचे स्तर से लगभग 60% गिर चुकी हैं। और स्पाइस जेट मार्केट रेगुलेटर सेबी को जल्द सौंपेगी रिवाइवल प्लान। और DGFT ने रद्द किया रिद्धि सिद्धि बुलियन का इंपोर्ट लाइसेंस। पूरी खबर इस ब्रेक के बाद। स्पाइस जेट के रिवाइवल की उम्मीद बढ़ गई है। CNBC आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक स्पाइस जेट के सीनियर अधिकारियों ने आज एविएशन मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात की है। सूत्रों के मुताबिक कंपनी की जल्दी ही मार्केट रेगुलेटर सेबी को निवेश योजना सौंपने की योजना है और कंपनी सेबी से एक बार ओपन ऑफर नहीं लाने की रियायत मांग सकती है। इसी पर और जानकारी के लिए अब जुड़ते हैं हमारे संवाददाता सिंधु भट्टाचार्य से। सिंधु, ये बताएं कि स्पाइस जेट सेबी के पास कब तक जा सकती है और पूरा गेम प्लान क्या है आफ्टर ऑल? आज स्पाइस जेट के मामले में 2-3 डेवलपमेंट्स रहे। पहले तो हमें एक सीनियर अधिकारी, मंत्रालय के सीनियर अधिकारी ने कहा कि आज स्पाइस जेट सेबी को, मार्केट रेगुलेटर सेबी को अपना इन्वेस्टमेंट प्लान सबमिट करेगा, लेकिन अब देर रात को एक और ऑफिशियल ने कहा कि इनकी बातचीत अभी मिनिस्ट्री के साथ पूरी नहीं हुई है और ये फिर से आएंगे, स्पाइस जेट मैनेजमेंट के लोग कल फिर से आएंगे बातचीत करने के लिए। स्पाइस जेट में पुराने प्रमोटर अजय सिंह अपने टीवी कंसोर्शिया के साथ $250 मिलियन लगाने की बात कर रहे हैं। हमारे सूत्रों ने बताया है कि ये सारा का सारा इन्वेस्टमेंट एक बार में ना आके टुकड़ों में आ सकता है। हमारे सूत्रों के अनुसार ये ऐसा भी हो सकता है कि पहला इन्वेस्टमेंट जो वो $100 मिलियन या 600 करोड़ के करीब का आए और बाकी का इन्वेस्टमेंट बाद में आए। अब देखने लायक ये बात है कि इन्वेस्टमेंट आने के बाद रिस्ट्रक्चरिंग कैसे होती है एयरलाइन में। हमारे सूत्रों के अनुसार क्योंकि बोइंग फ्लीट स्पाइस जेट की करीबन आधी हो गई है, तो उनको ये जरूरत है कि कम से कम 2000 लोग कम करें वो अपने ओवरऑल मैन पावर से। उसके अलावा ये भी देखना होगा कि ट्विन फ्लीट स्ट्रैटेजी, क्योंकि उनके 2 तरह के जहाज हैं और बाकी जो उनकी LCC स्ट्रैटेजी है, लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी है, वो कैसे आगे बढ़ाई जाती है। बिल्कुल, शुक्रिया सिंधु सारे डिटेल्स के लिए। और महंगाई दर में बढ़ोतरी के बाद बाजार पर भी दबाव बढ़ा और आखिरकार सेंसेक्स करीब 80 अंकों की कमजोरी के साथ बंद हुआ। निफ्टी भी करीब 25 अंकों की गिरावट के साथ 8300 के नीचे ही बना रहा। मेटल शेयरों ने बाजार को सबसे ज्यादा झटका दिया। सेसा स्टरलाइट में 8% की गिरावट दिखी। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में भी गिरावट देखने को मिली। IOC, BPCL और HPCL 2.5% नीचे बंद हुए। रियल्टी शेयरों की भी पिटाई हुई और ये 2 से 3% गिरे। ITC के ऊपर खुले सिगरेट की बिक्री पर रोक लगाने के प्रस्ताव का साफ असर दिखा और शेयर गिरावट पर बंद हुआ। निफ्टी के गिरने वाले दिग्गजों में विप्रो और सन फार्मा के शेयर भी शामिल हैं। CNBC आवाज के 10 साल पूरे होने के मौके पर बाजार के दिग्गजों ने इन्वेस्टर्स को निवेश के मंत्र दिए। जानकारों के मुताबिक अगर शेयर बाजार में पैसे बनाने हैं तो लंबे वक्त तक निवेश बनाए रखना जरूरी है। आइए सुनते हैं जानकारों को बाजार में अभी कितनी तेजी की उम्मीद है और इस वक्त किन शेयरों में निवेश आपको करना चाहिए।
It will be difficult to repeat 2014 in terms of returns. So I won't recommend investors to hope for that kind of returns in this year itself. But still looking at reasonable returns this year. So our Nifty target for the year end still remains 9600, which does indicate 16-17% returns from current levels. इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैपिटल गुड्स हैं, ये सेक्टर अच्छे करेंगे। दूसरे जो सेक्टर इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव है, क्योंकि मेरा मानना है कि ब्याज की दरें यहाँ से कम होने वाली है, इन्फ्लेशन जैसे नजर आ रहा है कम होता नजर आ रहा है। आपने देखा 10 ईयर जो यील्ड है वो पिछले 1-1.5 साल में 1% से ज्यादा नीचे हो गई है और मुझे लगता है कि और नीचे जाएगी। तो जो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर सारे हैं, पर्टिकुलरली आपके ऑटोमोबाइल है वो अच्छा करेगा, बैंकिंग अच्छा करेगा, तो इस तरह के सेक्टर्स अच्छे करेंगे। दूसरे सेक्टर्स में भी ग्रोथ आने की पूरी उम्मीद है और इसमें डार्क हॉर्सेज हैं, रियल एस्टेट सेक्टर है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अगला 5 साल में इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो ही होना पड़ेगा, इसमें अपॉर्चुनिटी है। इसलिए इंडिया में ग्रोथ ज्यादा हो सकता है, इसलिए सभी साइक्लिकल सेक्टर में अपॉर्चुनिटी है। तो बहुत सारा एरियाज में अपॉर्चुनिटी है, बट ट्रेडर के लिए अपॉर्चुनिटी कम हो रहा है। भारत में जीडीपी ग्रोथ बढ़ने के भले ही संकेत दिख रहे हों, लेकिन विश्व के हालात ठीक नहीं है। वर्ल्ड बैंक ने विश्व के जीडीपी का अनुमान घटा दिया है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक विश्व की जीडीपी 2015 में 3% की दर से बढ़ेगी। वर्ल्ड बैंक ने पहले 2015 के लिए 3.4% का अनुमान दिया था। बैंक ने 2016 का अनुमान भी घटा दिया है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2016 में विश्व की इकोनॉमी 3.5% के बदले 3.3% की दर से ही बढ़ेगी। वर्ल्ड बैंक के प्रमुख इकोनॉमिस्ट कौशिक बसु के मुताबिक 2017 तक भारत की जीडीपी ग्रोथ 7% तक पहुंच सकती है। दुनिया भर के बाजारों में कमोडिटी के दामों में लगातार गिरावट आ रही है। कॉपर के फ्यूचर्स में 6% की गिरावट आई है। कॉपर में भारी गिरावट के बाद स्टॉप लॉस ट्रिगर होने से और बिकवाली हुई है। सोने में भी हम देख रहे हैं हल्की गिरावट देखी जा रही है और $1230 के नीचे कारोबार हो रहा है। वहीं क्रूड में लगातार गिरावट का दौर जारी है। ब्रेंट क्रूड $44 के प्रति बैरल के नीचे कारोबार कर रहा है। वहीं नाइमेक्स पर क्रूड $45 के आसपास बना हुआ है। हालांकि घरेलू बाजार में आप देख सकते हैं फिलहाल तेजी का रुझान दिखाई दे रहा है। अब थोड़ी सी चाल यहां पे बदलती हुई नाइमेक्स में आप देख सकते हैं 0.5% की तेजी बरकरार है। और अमेरिकी बाजारों में गिरावट के साथ ट्रेड हो रहा है। यहां पर देखते हैं फिलहाल आप देख सकते हैं 0.25% की गिरावट S&P 500 में दिखाई दे रही है। वहीं ऑलमोस्ट 1% की कमजोरी पर डाउ जोन्स है। नास्डैक में भी हम देख रहे हैं 0.5% की कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा है। रिटेल सेल्स के आंकड़े आज आए हैं यूएस में, जो कि अनुमान के मुताबिक नहीं रहे हैं। और बुलियन क्षेत्र की बड़ी कंपनी रिद्धि सिद्धि बुलियन को करारा झटका लगा है। डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी DGFT ने आरबीआई के नियमों के उल्लंघन के मामले में कंपनी का इंपोर्ट लाइसेंस रद्द कर दिया है। साथ ही कंपनी पर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगा है। DGFT ने सोने के इंपोर्ट में गड़बड़ियों के मामले में एक कार्रवाई की है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2014 में 550 किलो सोने का इंपोर्ट किया था, लेकिन उसने सिर्फ 350 टन सोने का वापस एक्सपोर्ट किया। आरबीआई के नियमों के मुताबिक कंपनी को पूरा सोना एक्सपोर्ट करना चाहिए था। हालांकि RSBL ने गड़बड़ियों के आरोपों से इनकार किया है। उधर DGFT ने PC ज्वेलर्स को सोने के डायरेक्ट इंपोर्ट के लिए नॉमिनेट किया है। और यस बैंक ने जारी की उम्मीद से बेहतर नतीजे। तीसरी तिमाही में बैंक का मुनाफा 30% से ज्यादा बढ़ा। और TCS और बजाज ऑटो भी कल जारी करेंगे नतीजे। क्या कहता है अनुमान, देखिए इस ब्रेक के बाद। पूरा होना एक बहुत अच्छी बात है और मैं चाहूंगा कि CNBC की आवाज और बुलंद हो और दूर तक जाए। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं चैनल को, आने वाले वक्त में बहुत अच्छा हो चैनल के साथ। देश की IT इंडस्ट्री चाहती है कि सरकार देश में कारोबार करने के नियम आसान करे और साथ ही स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाए। वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ बजट पूर्व चर्चा में IT इंडस्ट्री के दिग्गजों ने अपने अपने बजट मांगे सामने रखी।
all shared our views around easing the efficiency of being able to do business and taxation and things of this nature. He was very kind and gracious and listening. So there are some areas where, for example, double taxation exists in VAT and treating software products like physical goods and things like that. We are all collectively of the same view. The coverage was entirety, whether it was a taxation, capital market, direct taxes, indirect taxes, ease of doing business, digital India, skill India. The recommendations that particularly I made were around data centers. India should get more data center investments, and that requires some tax benefits which should be passed on to that industry while it is in the very, very nascent stages. We shared some of the current inconsistencies potentially that we are facing on the taxation piece, and I think the government is very understanding of those. When goods go from one business who's a seller in some state into another state where the consumer is, it should be a seamless flow of commerce. It should not be encumbered by state boundaries. So a lot of common issues were brought up relating to the software, relating to advanced pricing agreements and so on. We have brought out clearly the need to to stem the flight of the startup and entrepreneurial companies from India and what needs to be done to ensure that. We have brought out for the large companies the importance of improving the ease of doing business and minimizing the various issues which are leading to litigation. So all of these have been shared. I think it was a great meeting. There was a complete open-mindedness about what the needs of the industry are, what needs to be done, and I think we are totally satisfied at the receptivity and open-mindedness of the ministry. इन्फोसिस के सीईओ विशाल सिक्का ने आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करके इनोवेशन के बारे में कंपनी की कोशिशों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन्फोसिस आईटी क्षेत्र में इनोवेशन पर करीब 1500 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। We are committing $250 million or 1,500 crores to investing in India as a part of the Innovate in India initiative, and my request is to I would love to see an environment where startups are flourishing in India. We are seeing some disturbing early signs that startups find it difficult to do business in India, and obviously I think collectively as an industry, and that is one of the points that I have made here earlier today. और वीडियोकॉन अपने मोबाइल कारोबार में 49% हिस्सा बेचने की तैयारी कर रही है। सीएनबीसी टीवी 18 की एक्सक्लूसिव खबर के मुताबिक कंपनी स्पेक्ट्रम नीलामी से पहले हिस्सा बेचना चाहती है। सही वैल्यूएशन मिलने पर कंपनी सौदा कर सकती है। इसके लिए वीडियोकॉन कई विदेशी कंपनियों से बातचीत भी कर रही है। कंपनी की AT&T और टेलीनॉर जैसी कंपनियों से बातचीत चल रही है। खबर है कि वीडियोकॉन मैनेजमेंट कंट्रोल छोड़ने के लिए भी तैयार है। येस बैंक ने तीसरी तिमाही में अच्छे नतीजे जारी किए हैं। येस बैंक का मुनाफा 29% बढ़कर 540 करोड़ रुपए हो गया है और बैंक की शुद्ध ब्याज आय भी करीब 36% बढ़कर 909 करोड़ हो गई है। येस बैंक के एनपीए में मामूली बढ़त आई है। तिमाही आधार पर बैंक का एनपीए 0.09% से बढ़कर 0.10% हो गया है और बैंक की अन्य आय भी 388 करोड़ से बढ़कर 536 करोड़ हो गई है। हालांकि मार्जिन 3.2% पर बरकरार है। येस बैंक ने प्रोविजनिंग 119 करोड़ से घटाकर 70 करोड़ कर दी है। और आईटी की दिग्गज कंपनी टीसीएस के कल नतीजे आने वाले हैं। सीएनबीसी आवाज के अनुमान के मुताबिक टीसीएस का मुनाफा करीब 4% बढ़कर 5,496 करोड़ रह सकता है। कंपनी की आय भी करीब 3% बढ़कर 24,498 करोड़ रह सकती है। कंपनी का EBIT मार्जिन भी 26.85% से बढ़कर 27.06% रह सकता है। और इसके अलावा कल बजाज ऑटो के नतीजे भी आने वाले हैं। अनुमान है कि तीसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 6% घटकर 850 करोड़ के नीचे जा सकता है। हालांकि बजाज ऑटो की आय में 8% की बढ़ोतरी आ सकती है। और जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने को लेकर सस्पेंस जारी। पीडीपी ने ठुकराया एनसी का प्रस्ताव।
जम्मू कश्मीर में सरकार गठन के लिए पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी को बिना शर्त समर्थन देने के प्रस्ताव को पार्टी ने ठुकरा दिया है। पीडीपी ने कहा है कि राज्य में सरकार बनाने के लिए नेशनल कांग्रेस के समर्थन की जरूरत नहीं है। इससे बेहतर होगा कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहे। इससे पहले उमर अब्दुल्ला ने पार्टी की कोर बैठक के बाद राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर राज्य में सरकार बनाने के लिए पीडीपी को बिना शर्त समर्थन देने का प्रस्ताव रखा था। और दिल्ली में विधानसभा चुनाव की कमान संभाल चुके अजय माकन ने ये साफ कर दिया कि कांग्रेस किसी भी हाल में आम आदमी पार्टी को समर्थन नहीं देगी। इससे पहले दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने ये कहा था कि जरूरत पड़ने पर कांग्रेस आपका साथ दे सकती है। आपको बता दें कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। सुनंदा पुष्कर केस में नया एंगल सामने आया है। सुनंदा के नौकर के बयान के मुताबिक शशि थरूर और सुनंदा पुष्कर के बीच केटी नाम की महिला को लेकर अक्सर लड़ाई होती रहती थी। हालांकि पुलिस अभी तक केटी नाम की इस महिला की शिनाख्त नहीं कर पाई है। पुलिस इस मामले में शशि थरूर के नौकर समेत कई लोगों से पूछताछ करने वाली है। और काला हिरण शिकार मामले में सुप्रीम कोर्ट से सलमान खान को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सलमान की सजा पर रोक के हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है। साथ ही हाईकोर्ट को कहा कि सलमान की गुहार को फिर से सुना जाए। सलमान खान को निचली अदालत ने 5 साल की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट ने उस सजा पर रोक लगा दी थी क्योंकि सलमान खान को इंग्लैंड जाने के लिए वीजा नहीं मिल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सलमान खान को अंत में दोषी नहीं पाया जाता है तो इंग्लैंड न जाने का फैसला उनके लिए गलत होगा। कोर्ट के फैसले के खिलाफ राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। आज मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। वो आज खाद्य मंत्री रामविलास पासवान के घर पर मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित एक समारोह में पहुंचे। वहीं गुजरात में उत्तरायण की धूम के बीच बिग बी अमिताभ बच्चन पतंगबाजी करने अहमदाबाद पहुंचे। समारोह में गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल भी मौजूद थी। और सीएनबीसी आवाज ने स्टार्टअप्स को दिया नया प्लेटफॉर्म। 10 साल में आवाज ने कैसे बदली लोगों की जिंदगी, बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। आपके चहेते चैनल आवाज ने 10 साल का सफर तय किया है। इस दौरान हम न सिर्फ आम जनता की आवाज बने बल्कि हमने उन लोगों का भी मार्गदर्शन किया जिनके पास हुनर था, कुछ करने की चाहत थी। हमारे खास प्रोग्राम आवाज एंटरप्रेन्योर और मास्टरप्रेन्योर ने छोटे और मझोले कारोबारियों को एक रास्ता दिखाया। अपने 10 साल पूरे होने के मौके पर हम आपको अपने कुछ ऐसे ही दर्शकों से मुलाकात करवा रहे हैं जिनकी आवाज ने जिंदगी बदली। पिछले 10 सालों के सफर में सीएनबीसी आवाज ने हमेशा कुछ अलग करने की कोशिश की है और हमारा खासा ध्यान गया है स्मॉल बिजनेसेस पर, एंटरप्रेन्योरशिप पर। हमें लगता है ये बिजनेसेस भले ही छोटे हों, नए हों, लेकिन इकोनॉमी को रफ्तार देने में इनका बहुत बड़ा रोल है। छोटे और मझौले बिजनेसेस के साथ हमारी जो रिलेशनशिप है वो काफी समय से चलती आ रही है। आवाज एंटरप्रेन्योर मास्टरप्रेन्योर इसी कड़ी का एक हिस्सा है। आवाज की कोशिश यही रही है कि हम इन तमाम एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म खड़ा करें और उनकी कहानी को, उनके सपने को, उनके जज्बे को दुनिया के सामने लेकर आए। सीएनबीसी आवाज के 10 साल पूरे करने के मौके पर आज मैं बात कर रही हूं 2 फाउंडर्स से, 2 बहुत ही खास एंटरप्रेन्योर से। प्रिया परब, स्ट्रॉम्स की फाउंडर, और साथ ही सुश्रुत मुंजे जो हैमर एंड मॉप के फाउंडर है। एंड हमें लगता है कि हमारी सफलता में आप लोगों ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। प्रिया, मैं आपसे जानना चाहूंगी, 2 साल पहले जब हमने बातचीत शुरू की आपके बिजनेस को लेकर हम काफी उत्साहित थे और आपको आवाज एक प्लेटफॉर्म मिला अपने बिजनेस के बारे में बात करने के लिए। कैसा रहा है आपके लिए वो एक्सपीरियंस? बहुत ही अच्छा रहा है क्योंकि फॉर अ बूटस्ट्रैप स्टार्टअप जितना भी एक्सपोजर मिले कम है, तो इट हेल्प्स कि हम हमारे कस्टमर्स तक रीच आउट करें और हमारे एक अपॉर्चुनिटी मिले कि हम हमारे प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में कुछ बता सके। स्पेशली जब इनोवेटिव प्रोडक्ट होता है तो बताना बहुत जरूरी होता है कि कस्टमर को ये कैसे बेनिफिट करेगा। तो ये माध्यम के थ्रू हम
पहुंच पाया हमारे कस्टमर्स तक, तो ये बहुत बड़ी बात है। सुश्रुत, इनफैक्ट मुझे ये याद है कि जिन सभी एंटरप्रेन्योर्स और हजारों एंटरप्रेन्योर्स से हमने बातचीत की, आप सबसे यंगेस्ट हैं जिसने पढ़ाई छोड़कर अपना खुद का कारोबार शुरू किया। तो आपके लिए एक तो किसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से बात करना मेरे ख्याल में टेलीविजन पर एक पहला एक्सपीरियंस रहा था। हाँ जी था, और आवाज एंटरप्रेन्योर एक एजुकेशन का सोर्स पहले से था हमारे लिए। एट द सेम टाइम कस्टमर्स के साथ जैसे रीच आउट करना है इम्पोर्टेंट है, तो बिजनेस बहुत बड़ा हमारा, बहुत सारे कॉल्स आए व्हेन अ स्टोरी वाज पब्लिश्ड ऑन टीवी। जब हम आपसे बात करते हैं तब एक कंसाइज टाइप से हमारी स्टोरी कैसे आपको बताए, कैसे फ्रेम करें, आई थिंक एक मार्केटिंग लेसन भी है यहाँ पे। आप दोनों मास्टरप्रेन्योर के सेमीफाइनलिस्ट थे एंड आई वाज रियली होपिंग कि आप फाइनलिस्ट तक पहुंचे, बट ऑफ कोर्स कई सारे बिजनेसेस थे। वो एक्सपीरियंस आपके लिए प्रिया कैसा रहा है, क्योंकि मेरे ख्याल में आपने काफी मेंटरिंग भी उसके बाद एक्सपीरियंस की है। एक तो मेंटरिंग तो होता ही है, वी गेट टू लर्न, पूरा एक जर्नी होता है स्टार्ट से एंड तक। वी ग्रो एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल, एज एन एंटरप्रेन्योर। इट हेल्प्स इन आवर एक्सपीरियंस। Secondly, the bond that is created amongst the organizers as well as the participants. I mean, it's a small community and it helps to be friends, know other entrepreneurs and connect with them. You know, there are also opportunities to collaborate and maybe some businesses complement each other. So वैसे काफी opportunities बढ़ जाते हैं। सुश्रुत, आपको क्या लगता है अगले 10 साल CNBC आवाज को क्या करना चाहिए इस इकोसिस्टम को और मजबूत करने के लिए? आई थिंक यू आर लीडिंग विद अ ब्राइट टॉर्च ऑलरेडी। आप बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर रहे हो, बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। मैं कल कुछ दोस्तों से बात कर रहा था जो फॉलो करते हैं रिलीजियसली आवाज एंटरप्रेन्योर। उन्होंने सजेस्ट किया कि टीवी पे जो इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है, अगर वो ऑनलाइन भी हम कन्वर्ट कर पाएंगे तो यूट्यूब वीडियोस हैं, पर अगर सोशल मीडिया के थ्रू अगर एपिसोड का कंटेंट फॉर्मेट में करके, आर्टिकल फॉर्मेट में करके जो लोग अलग अलग मीडियम से कंज्यूम कर अगर पाएंगे तो इम्पैक्ट और बढ़ेगा। डेफिनेटली अच्छा फीडबैक है। आपको क्या लग रहा है और क्या आप देखना चाहेंगे CNBC आवाज पर एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़ा हुआ? आपने इतने सालों में इतने सारे स्टार्टअप्स को कवर किया है या इवन इंटरेक्ट किया है, तो दैट इटसेल्फ इज अ ह्यूज कम्युनिटी। व्हाई डोंट यू बिल्ड अ कम्युनिटी, अ सोशल कम्युनिटी वेरिन हम एक दूसरे को और लोगों को जाने। ये कम्युनिटी में हम एक दूसरे का ही एक दूसरे की मदद करें, कोलैबोरेट करें। हमारे बीच में कितने सारे अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। इस समय आपको क्या लग रहा है एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज की जरूरत है, चाहे वो इकोसिस्टम में हो, इकोनॉमी में हो, सरकार की तरफ से हो, और कैसे आवाज एंटरप्रेन्योर या फिर CNBC आवाज एक रोल प्ले कर सकता है ताकि आप लोगों तक वो सहूलियत पहुंच सके, चाहे वो फंडिंग हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात हो? आई थिंक एजुकेशन, इंफॉर्मेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 3 चीजें हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ जाता है कहीं पे तो जुगाड़ करते हैं हम, पर एजुकेशन, इंफॉर्मेशन अगर जितना ज़्यादा हो सकता है, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, इवन इफ वी नो हाउ मेनी स्टार्टअप्स इन दिस कैटेगरी या हाउ मेनी वेबसाइट्स जो इंफॉर्मेशन देते हैं, क्योंकि आई थिंक जो पहला 2 साल है वो सीखने में ही चले जाते हैं। अगर वो प्रोसेस एक्सेलरेट कर पाएंगे इन थ्रू ऑल द मीडियम्स तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। CNBC आवाज के साथ आप लोग जुड़े, आपने हमेशा अपने बिजनेस के बारे में खुल के बोला है, तो आप भी इस सफलता का हिस्सा हैं। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। और विस्तारा के आने से छिड़ी सस्ते हवाई किरायों की जंग। आसमान में हो रही है डिस्काउंट्स की बारिश। पूरी खबर देखिए इस ब्रेक के बाद। टाटा की फुल सर्विस एयरलाइन विस्तारा के उड़ान भरते ही आसमान में एक नए कंपटीशन की शुरुआत हो गई है। इसका असर भी किरायों पर दिखना शुरू हो गया है। ट्रैवल इंडस्ट्री का मानना है कि विस्तारा के आने से हवाई किराए कुछ कम तो होंगे ही, लेकिन एयरलाइंस की असली लड़ाई पीक सीजन में शुरू होगी। टाटा की नई एयरलाइन विस्तारा ने अभी अपनी शुरुआत ही की है, लेकिन ट्रैवल इंडस्ट्री में नए कंपटीशन को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। विस्तारा के लॉन्च होते ही एयर इंडिया और जेट एयरवेज जैसी फुल सर्विस एयरलाइंस ने एडवांस टिकट पर अपने किराए अलग अलग सेक्टर्स पर 15 से 50% तक घटा दिए। वहीं बजट कैरियर इंडिगो भी सस्ते किराए की स्कीम लेकर सामने आ गई।
हालांकि ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी मैगजीन अवार्ड में जुटे ट्रैवल इंडस्ट्री के लोगों की सस्ते किराए को लेकर अलग अलग राय है। कुछ ट्रैवल एजेंट्स का मानना है कि विस्तारा के आने से दूसरी एयरलाइंस पर अपना मार्केट शेयर बचाने का दबाव है और इसके लिए उन्हें सस्ते एडवांस किराए का सहारा लेना पड़ेगा। अब जो नई एयरलाइन आ रही है वो कुछ ना कुछ तो मार्केट शेयर बाकी लोगों का अफेक्ट करेगी और अपने मार्केट शेयर को नीचे गिरते हुए कोई भी एयरलाइन देखना नहीं चाहती। दूसरी ओर कुछ ट्रैवल एजेंट्स के मुताबिक जनवरी से मार्च आमतौर पर एविएशन इंडस्ट्री के लिए लीन पीरियड होता है, लेकिन एयरलाइंस की असली लड़ाई गर्मियों में आने वाले पीक सीजन में होगी और किरायों में गिरावट का एक और दौर दिख सकता है। इस टाइम पे मेरे एंटिसिपेशन नहीं है कि 2 या 3 महीने फेयर वॉर होगा। फिलहाल विस्तारा का सीधा मुकाबला जेट एयरवेज और सरकारी एयरलाइन एयर इंडिया से है और दोनों एयरलाइंस ने मोर्चा खोल दिया है। विस्तारा की उड़ानें शुरू होने के तीसरे दिन ही यानी सोमवार को एयर इंडिया ने 1,500 रुपए किराए की स्कीम लॉन्च कर दी है। इस स्कीम में 1 हफ्ते तक टिकट बुक कराया जा सकता है। अगले दिन ही जेट एयरवेज भी सस्ते किराए की दौड़ में उतर पड़ी। जेट ने 13 से 18 जनवरी के बीच टिकट बुक कराने पर 1800 से 2,500 रुपए के वन वे टिकट की स्कीम लॉन्च की है। इसमें बेस फेयर के साथ फ्यूल सरचार्ज भी शामिल है। हालांकि दूसरे टैक्सेस आपको चुकाने होंगे। इन एडवांस बुकिंग पर आप 16 जनवरी से 30 अप्रैल तक सफर कर सकते हैं। इंडिगो भी 90 डेज एडवांस बुकिंग की स्कीम लेकर आई है। इसके तहत दिल्ली से लखनऊ की उड़ान सिर्फ 1,647 रुपए में भरी जा सकती है। वहीं दिल्ली से मुंबई के लिए 3,051 रुपए और कोलकाता के लिए 3,906 रुपए चुकाने होंगे। दिल्ली से अहमदाबाद के लिए इंडिगो की उड़ान 3,005 रुपए में मिल रही है। फिलहाल कच्चे तेल की कीमतों में कमी से एविएशन टरबाइन फ्यूल के दाम भी घटे हैं, यानी एयरलाइंस के पास कंपटीशन से निपटने के लिए फेयर वॉर शुरू करने की पूरी गुंजाइश भी हो गई है। जाहिर है कि आने वाले समय में हवाई किराए और भी गिर सकते हैं। अतुल मिश्रा, दिल्ली। आवाज एट 9 में आज के लिए इतना ही। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।